हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर केतन शाह आज के वीडियो में आपका स्वागत कर रहा हूं। आज कोरोना का डर बहुत हो चुका है। कोरोना लॉकडाउन बंद हो गया, अनलॉक भी हो गया, लेकिन केसेस बढ़ते जाते हैं और कोरोना से लोग बहुत डरते हैं। जो भी सिम्टम्स फील करता है उसको ऐसा लगता है कि मैं कोरोना का टेस्ट करवा लूं, लेकिन कोरोना का टेस्ट करवाना इतना आसान नहीं है। हमारे यहाँ मतलब अहमदाबाद गुजरात में तो ऐसा है कि पेशेंट को इवन टेस्ट करवाना हो तो हॉस्पिटल में भी एडमिट होना जरूरी होता है। लेकिन कोरोना के टेस्ट के अलावा कुछ लोग रेडियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, मतलब एक्सरे या सीटी स्कैन से पता चलता है। कुछ लोग जनरल ब्लड टेस्ट करवाते हैं। तो आज हमारे साथ है डॉक्टर विपुल पटेल। डॉक्टर विपुल पटेल, मैं आपका इस वीडियो में स्वागत कर रहा हूँ। हाँ जी, नमस्ते डॉक्टर केतन भाई। डॉक्टर विपुल भाई लास्ट 25 साल से अहमदाबाद में एज ए पैथोलॉजिस्ट काम करते हैं। आज हम उनसे बात करेंगे कि कोरोना के रिलेटेड जो भी ब्लड टेस्ट होते हैं उसके लिए बात करेंगे। डॉक्टर विपुल भाई, मैं पूछना चाहूंगा कि आपके पास भी पेशेंट आते होंगे, कोरोना की कंप्लेंट जैसे फील करते होंगे, कोरोना का टेस्ट नहीं हुआ है लेकिन कुछ डॉक्टर साहब को रिफर करते होंगे या पेशेंट आपके पास आते होंगे, तो यूजुअली कौन कौन से टेस्ट, ब्लड टेस्ट होते हैं जिससे हमें पता चले कि कोरोना है कि नहीं है? ऐसे टेस्ट है या तो जब भी बुखार आता है तो अभी लोग इस हालत में कौन से टेस्ट करवाते हैं? बराबर है केतन भाई, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कोविड के रिलेटेड अभी कोई भी जो भी टेस्ट अवेलेबल है तो उसमें डायग्नोस्टिक टेस्ट, मतलब इससे कंफर्म डायग्नोसिस हो सके कि पेशेंट को कोविड है कि नहीं, वो ओनली वन एक ही टेस्ट है, जो आरटी-पीसीआर जो हम बोलते हैं, और जो अभी गवर्नमेंट अंडरटेक कर रही है वो अपनी लेबोरेटरीज में, और उन्होंने अभी कुछ प्राइवेट लैब्स को भी उसका सर्टिफिकेशन दिया है, वो कंडक्ट कर रही है। तो कंफर्म डायग्नोसिस है कि नहीं, उसके लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट ओनली वन, एक ही टेस्ट है, आरटी-पीसीआर, जिसमें हाँ। हम वायरस का जो पार्टिकल है उसकी प्रेजेंस पेशेंट के जो नेजोफेरिंजियल स्वैब लेते हैं उसमें है कि नहीं वो जानते हैं। दूसरे जो भी टेस्ट डॉक्टर लिखते हैं तो वो जैसे समझो कि सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट होता है, सीआरपी टेस्ट होता है जिसको वो सी रिएक्टिव प्रोटीन बोलते हैं, साथ में दूसरा एक टेस्ट है एलडीएच, लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज बोलते हैं, फेरिटिन लेवल है या डी डाइमर है। ये सब कॉमन इन्वेस्टिगेशंस है जो सपोर्टिव एविडेंस की तरफ से करना चाहेंगे डॉक्टर, क्योंकि ये पिछले हमारे पास कोविड की हिस्ट्री पिछले 6 महीने की ही है, उससे ज्यादा हमारे पास उसका स्टडी नहीं है। तो दूसरे कौन से टेस्ट उसमें हमें हेल्पफुल होंगे वो हमें ज्यादा पता नहीं है, मगर पिछले 6 महीने में हमने जो भी कुछ पेपर्स पब्लिश हुए हैं और काफी जो भी रिसर्च हुआ है उससे पता चला है कि ये सीबीसी के साथ में ये जो सीआरपी टेस्ट है, एलडीएच है, फेरिटिन है, डी डाइमर टेस्ट है, वो सब करने से हमें डायग्नोस्टिक तक पहुंचने में हेल्प हो सकती है। आप बताओगे कि ये टेस्ट का कितना सिग्निफिकेंस है और कौन से ये टेस्ट कितने रिलायबल है, या तो उसमें क्या देखना चाहिए, मतलब? और पेशेंट की ये टेस्ट करवा के फिर घबरा जाते हैं कि मुझे कोविड है कि नहीं है, ये सब उसके माइंड में चलता रहता है। तो उसकी ये वैल्यू में आप बताओगे कि ये टेस्ट की कितना इम्पोर्टेंट है? मेनली कोविड को ही हम देख के बात करें तो आपने बोला कि एक टेस्ट जो है वही रिलायबल टेस्ट है, लेकिन मैंने पहले बताया वैसे वो टेस्ट करवाना इतना आसान नहीं है। मतलब उसके लिए बहुत गवर्नमेंट की भी परमिशन वगैरह जरूरी होती है। बाकी ये जो टेस्ट है उसके बारे में थोड़ा आप बताइए, थोड़ा डिटेल में बताइए एक एक टेस्ट के बारे में। ये जो सभी टेस्ट जो मैंने बोले आरटी-पीसीआर के अलावा जो भी टेस्ट हैं जो हमें डायग्नोसिस तक पहुंचने में मदद मिल सकती है, वो सभी टेस्ट काफी सालों से हम कर रहे हैं। मतलब मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये सभी टेस्ट जो सीआरपी, एलडीएच, फेरिटिन, डी डाइमर, वो सभी टेस्ट काफी सालों से हम कर रहे हैं। मतलब वो सीआरपी मतलब ये कोरोना के हिसाब से ये स्पेसिफिक उनके अकेले के लिए नहीं है, उसके सीबीसी में क्या चेंजेस देखते हो आप? अगर सीबीसी आपने किया तो क्या चेंजेस सस्पेक्ट कर सकते हो? ऐसे सीआरपी में क्या चेंजेस हो तो क्या उससे आप रिलेट कर सकते हो? केतन भाई, मैं आपको ये एक बात बताऊं कि भी समझो कि कोविड का पेशेंट है तो अभी तक जो देखने को मिला है कि सीआरपी कंप्लीट ब्लड काउंट जो होता है तो उसमें
मोर और लेस डब्ल्यूबीसी काउंट, प्लेटलेट काउंट और वो सब और हीमोग्लोबिन, ये 3-4 टेस्ट हम करते हैं, तो उसमें वो कम होते जाते हैं। मतलब वायरल इन्फेक्शन कोई भी होता है तो उसमें जो डब्ल्यूबीसी काउंट होता है, प्लेटलेट काउंट होता है, वो कम होते हैं। जैसे नॉर्मल समझो कि डब्ल्यूबीसी काउंट 4000 से 10,000 की नॉर्मल रेंज होती है हमारी, तो कोविड वाले पेशेंट में वो 4000 से कम, मतलब 3700 या 3000, 2500 एट एनी लेवल दे में वो डाउन। ऐसे प्लेटलेट काउंट भी काफी पेशेंट्स में कम दिखने को मिल रहा है। मतलब डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट वो सब कम होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, मगर जब एडवांस स्टेज में पेशेंट पहुंचता है, जब कोरोना के हिसाब से उसको एडवांस स्टेज में होता है, तो साथ में उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी बॉडी में डेवलप होता है, तो उस टाइम पे डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ भी सकते हैं। मतलब पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से पेशेंट को आज क्या सिम्टम है उसके साथ इसको कोरिलेट करना जरूरी होता है। हाँ, वैसे सीआरपी के बारे में कुछ बताओगे, और डी डाइमर थोड़ा वो लोगों के लिए नया टेस्ट है, उसके लिए बताओगे कुछ आप? सीआरपी अभी जो कॉमनली एडवाइस टेस्ट है, सीआरपी का फुल नेम सी रिएक्टिव प्रोटीन बोलते हैं उसको, मगर ये टेस्ट पहले हम जो करते थे, तो हम कोई भी पेशेंट का जो फीवर है तो वो वायरल इन्फेक्शन से है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन से है, वो डिफरेंशिएट करने के लिए हम ज्यादातर करते थे। और सीआरपी ज्यादातर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो उसमें हाई होता है। अगर कोविड के पेशेंट्स में हमने पिछले 6 महीने में देखा है कि ये वायरल इन्फेक्शन है, फिर भी सीआरपी उसमें काफी हद तक हाई देखने को मिलता है। तो साइंटिस्टों और रिसर्च जो होता है, उन्होंने ये देखा है कि सीआरपी इज वेरी सिग्निफिकेंट पैरामीटर कोविड का आउटकम देखने के लिए, कि सीआरपी की नॉर्मल रेंज समझो कि 20 तक होती है। तो आज अगर पेशेंट की वैल्यू रिपोर्ट करवाता है और उसकी वैल्यू 30 आती है, 40 आती है, 50 आती है, तो हमें दूसरी कंडीशंस रूल आउट करनी रहती है, क्योंकि सीआरपी दूसरी काफी कंडीशंस में भी कोरोना के अलावा दूसरी कंडीशंस में भी हाई रहती है। तो पेशेंट को पहले तो पैनिक नहीं होना है कि चलो सीआरपी मुझे हाई आया तो मुझे कोरोना है, ऐसा उसे फोबिया रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काफी सारी कंडीशंस होती है। जैसे समझो कि भाई बोन इन्फेक्शन है, ऑस्टियोमाइलाइटिस है, पेशेंट को ट्यूबरक्यूलोसिस है, या बोवेल डिसीज है, इन्फ्लेमेटरी बोवेल डिसीज है, या वो किसी भी तरह के कैंसर से अगर पेशेंट गुजर चुका है और उसकी कीमोथेरापी ले रहा है तो भी हो सकता है। तो उसकी काफी कंडीशंस है ज्यादा की भी जिसमें सीआरपी हाई हो सकता है, तो मतलब पेशेंट को पैनिक नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर विपुल भाई, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि ये जो सीबीसी है या सीआरपी है, तो सीबीसी की वैल्यू हर एक वायरल फीवर में डाउन जाता है, मतलब डब्ल्यूबीसी डाउन जाएगा, प्लेटलेट डाउन जाएगा। तो ऐसा नहीं कि उसमें आपके रीडिंग में थोड़ा चेंजेस आए तो आपको कोरोना है, ऐसा मान लेना जरूर नहीं, कोई भी वायरल हो सकता है। वैसे सीआरपी के लिए भी बहुत अच्छी बात बताई कि कोई भी बॉडी में इन्फेक्शन होता है, ज्यादातर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो वो बढ़ता है। फिर भी अभी वायरल में भी वो बढ़ा हुआ दिखता है, तो बहुत पैनिक नहीं होना है, वो बात बहुत अच्छी बताई। लेकिन थोड़ा डी डाइमर टेस्ट के बारे में बताइए कि वो कैसे आप पहले परफॉर्म करते थे, और आजकल तो लोगों के लिए बहुत नया है, क्योंकि पहले कभी नाम नहीं सुना था, लेकिन जब से कोरोना हुआ है तब से डी डाइमर टेस्ट काफी कॉमन है। डी डाइमर के लिए आपको थोड़ी फिजियोलॉजी जानने की जरूरत रहेगी, क्योंकि हम जैसे ब्लड हमारे एक नॉर्मल ह्यूमन बींग होता है तो उसके शरीर में 5 लीटर खून होता है, और जब तक खून वो अंदर बॉडी के अंदर वेन्स में या आर्टरीज में घूमता रहता है तब तक वो क्लॉट नहीं होता है, मतलब वो लिक्विड स्टेज में ही रहता है। और हम जैसे देखते हैं कि हमको कहीं भी अगर इंजरी होती है और ब्लीडिंग होता है तो वो 2 से 3 मिनट में वहां खून जम जाता है और वो ब्लीडिंग बंद हो जाता है। तो ये नॉर्मली कोएगुलेशन मैकेनिज्म होती है कि जब भी ऐसी कोई इंजरी होती है तो ब्लड वहां क्लॉट हो जाता है अपने आप, और वहां से खून निकलना थोड़ी देर में बंद हो जाता है। तो ये बॉडी के अंदर एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म रहती है कि जिसके हिसाब से ये खून बॉडी के अंदर कभी क्लॉट नहीं होता है। क्लॉट नहीं होता है, तो हाँ, और ये कोरोना वायरस में जो ये मैकेनिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाती है, तो उसमें क्या होता है कि खून में अपने आप वो क्लॉटिंग मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाती है बॉडी के अंदर ही, और कुछ हिस्से में वो ब्लड क्लॉट हो जाना वो चालू हो जाता है, मतलब क्लॉटिंग हो जाता है। तो जो भी जैसे समझो कि भी ब्रेन के आसपास ही अगर इवेंट होती है तो वो क्लॉट हो जाने के हिसाब से ब्रेन को ब्लड नहीं मिलता है, तो उसको जो भी ऑर्गन से उसके रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन हो सकती है।
और ये जो कोएगुलेशन मैकेनिज्म और ब्लड क्लॉटिंग जो चालू होता है, तो उसकी बाय प्रोडक्ट से ये डी डाइमर का जो प्रोटीन है वो सेपरेट मतलब रिलीज होता है, और वो हम डिटेक्ट करते हैं कि डी डाइमर अभी बॉडी में एक लेवल से ज्यादा है, तो मतलब पेशेंट के शरीर में कहीं भी ये एबनॉर्मल क्लॉटिंग मैकेनिज्म एक्टिवेट हो चुकी है। तो डी डाइमर करने से हमें ये पता चल सकता है कि समथिंग रॉन्ग इज देयर, तो हमें कोरोना की तरफ ध्यान देना चाहिए, और अकॉर्डिंगली हमें नए दूसरे जो भी एविडेंस चाहिए वो हमें ढूंढने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो जो ब्लड जम जाने की मैकेनिज्म है, वैसे ब्लड जमता नहीं है, उसकी वजह से इजीली सर्कुलेट होता है, लेकिन कुछ इन्फेक्शन में, कोरोना टाइप इन्फेक्शन या तो कहीं पर भी कोई भी डिजीज में जब ब्लड अंदर जमना शुरू होता है, मतलब अगर जम जाएगा तो उसका सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाएगा, और ऐसे केस में डी डाइमर टेस्ट का रीडिंग बढ़ता है। तो डी डाइमर से हमें पता चलता है कि बॉडी में कहीं पर भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए अगर उसकी वैल्यू बढ़ती है तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। डॉक्टर विपुल, और कुछ कोई टेस्ट के बारे में या आप कुछ भी कमेंट करना चाहते हैं? दूसरे दो टेस्ट हैं, जैसे समझो कि एक फेरेटिन लेवल है। फेरेटिन लेवल भी हम काफी सालों से कर रहे हैं, मगर ये कोरोना के केसेस जो भी है उसमें स्टडी के दौरान पाया गया है कि वो भी काफी हाई लेवल में देखने को मिलता है। फेरेटिन लेवल, फेरेटिन एक्चुअली आप हमारे शरीर में एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है, कि जो हम आयन लेते हैं, हमारे जो खून बनने के लिए, हीमोग्लोबिन बनने के लिए आयन की जरूरत होती है, और वो हमें अपने खुराक से या मेडिसिन से द्वारा हम जो आयन लेते हैं, तो वो जो आयन हमारे शरीर में हो जाता है, वो फेरेटिन का जो मॉलिक्यूल होता है उसके साथ जुड़ जाता है और वो स्टोरेज होता है। तो फेरेटिन हमारा आयन का स्टोरेज पूल है। और कोरोना के जो एडवांस केसेस है उसमें ये फेरेटिन लेवल काफी हद तक ज्यादा बढ़ते हैं। तो ये जो सीआरपी है, फेरेटिन है, डी डाइमर है, ये सभी टेस्ट की कोई स्पेसिफिक लिमिट नहीं है कि उसके ऊपर गया तो पेशेंट को पॉजिटिव है, पेशेंट का कोरोना है। मगर कभी भी नॉर्मल रेंज से ज्यादा आता है तो हमें ये क्लिनिकल सिम्टम के साथ उसको कंबाइन कोरिलेट करके हमें डायग्नोसिस तक पहुंचने की जरूरत होती है। एक ही रिपोर्ट से हम कुछ नहीं कर सकते, वी आर हेल्पलेस। सो हमें कंबाइंड क्लिनोपैथोलॉजिकल कोरिलेशन से ये डायग्नोसिस तक पहुंचना जरूरी होता है। और कोई टेस्ट बाकी है आपको लगे कि इस दूसरा एक एलडीएच करके टेस्ट होता है, एलडीएच लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेस बोलते हैं। मतलब वो कोविड पेशेंट्स के जो एडवांस स्टेज में जब मल्टी ऑर्गन फेलियर होता है, कि जैसे समझो कि जब तक पेशेंट अर्ली स्टेज में है तो उसमें ज्यादा बदलाव नहीं आता है नॉर्मल में। अगर एडवांस स्टेज में जैसे समझो कि लीवर में प्रॉब्लम है और लीवर फेल होता है, तब ये एलडीएच और वो सब टेस्ट भी काफी हद तक बढ़ जाते हैं। मतलब ये सभी टेस्ट को हम कंबाइन क्लिनोपैथोलॉजिकल कोरिलेट करके हमें इसके डायग्नोसिस तक पहुंचना चाहिए। किरण भाई, मैं एक बात और बताना चाहूंगा। हाँ, बताइए। कि हम जो हमारा जो डायग्नोस्टिक टेस्ट जो आरटी-पीसीआर है, तो उसके लिए अभी पेशेंट्स को कभी का इंफॉर्मेशन ज्यादा नहीं है। तो आरटी-पीसीआर के लिए मैं एक बेसिक एक तो बात बताना चाहूंगा कि उसमें हम पेशेंट के डायग्नोसिस के लिए नेजल या फेरिंजियल में नेजोफेरिंजियल स्वैब लेते हैं, और स्वैब के अंदर से हम उसमें वो कोरोना के वायरस है कि नहीं वो जांच करते हैं। तो वो कैसे करते हैं वो शॉर्ट में बताना, सिंप्लीफाइड पैटर्न में बताना चाहूंगा कि जैसे समझो कि वुहान में ये स्टार्ट हुआ था वायरस, तो वुहान के साइंटिस्टों ने जो ये कोरोना वायरस जो कि बेसिकली आरएनए वायरस है, तो उसकी एक जीनोमिक सीक्वेंस होती है स्पेसिफिक। तो जीनोमिक सीक्वेंस डब्ल्यूएचओ को उन्होंने बताई थी कि आरएनए वायरस की ये सीक्वेंस है। तो वो सीक्वेंस जो जेनेटिक पैटर्न होती है, तो हम जो नेजोफेरिंजियल स्वैब लेते हैं तो उसमें जो भी सेल्स आते हैं जो स्वैब में, उसमें से हम आरएनए एक्सट्रैक्ट करते हैं, और वो आरएनए एक्सट्रैक्ट करने के बाद में हम वो जो जीनोमिक स्ट्रक्चर जो हमने डब्ल्यूएचओ से जो मिला है कि भाई वायरस का जेनेटिक स्ट्रक्चर ये है, तो उससे मिलता जुलता कोई जेनेटिक स्ट्रक्चर वो स्वैब में मिलता है कि नहीं वो हम डिटेक्ट करते हैं, और इसके हिसाब से पेशेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो हम डिटेक्ट करते हैं। तो हम मतलब नेजोफेरिंजियल स्वैब से जीनोमिक स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करके पेशेंट पॉजिटिव या नेगेटिव है उसका रिपोर्टिंग करते हैं। तो आप गले में से या तो नाक से स्टॉप लेके उसका आरएनए टेस्ट करते हो,
हाँ और जी, हाँ जी। उसको वो मैच करते हो जो हु की हिसाब से आपको जो मिला हाँ जी, है। हाँ जी। हाँ जी, और हाँ ये जी। बहुत मतलब आप बोल सकते हो कि ये बहुत रिलायबल टेस्ट है, अगर इसमें रिलायबल मतलब इट इज 100% परफेक्ट, क्योंकि ये जेनेटिक मैचिंग है, तो जेनेटिक मैचिंग से आगे तो कुछ हो ही नहीं सकता। इट इज ओके 100% डायग्नोस्टिक और सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक है। ओके। तो दर्शक मित्रों, बस ये सारे टेस्ट है और उसको लेके आपको कोरोना को लेके घबराना नहीं है और बार बार टेस्ट नहीं करवाना है। मैं बीमार हूँ ऐसा मानना नहीं है। आप अपने डॉक्टर्स को, आपके पैथोलॉजिस्ट से एडवाइस लीजिए और आप भयमुक्त, एक कोरोना से भयमुक्त जो हम हमारा नेशन चल रहा है उसके लिए हम हेल्प करते हैं। थैंक यू डॉक्टर विपुल भाई। ओके, थैंक यू वेरी